Hello everyone, welcome to EduTap. So today we'll be discussing a few MCQs for banking regulation and business laws from your module A for the CAB examination. So this video is a part of our CAB free online classes जिसमें हम हर हफ्ते मंडे टू सैटरडे आपके साथ कुछ MCQs डिस्कस करते हैं एंड उनकी एक्सप्लेनेशन भी हम डिस्कस करते हैं 7 PM every day Monday to Saturday. So let's start with the session. तो पहला क्वेश्चन है which of the following statement is incorrect regarding nomination by a depositor in a bank. कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग नॉमिनेशन बाय अ डिपॉजिटर. तो अगर मैं बैंक में पैसे जमा करवाती हूँ तो वहाँ पे मुझे एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें मैं अपना नॉमिनी डिक्लेयर करती हूँ कि इफ आई डाई देन दिस पर्सन विल बी माई नॉमिनी. पहला स्टेटमेंट है अ नॉमिनेशन इज ओनली मेड विद अ व्यू टू एंश्योर दैट द एस्टेट ऑफ द डिजीज्ड इज प्रोटेक्टेड अंटिल सच टाइम द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिजीज कैन टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टुवर्ड सक्सीडिंग टू सच एस्टेट. तो ये स्टेटमेंट बोलता है कि जो नॉमिनी है वो सिर्फ यही एंश्योर करता है कि अगर जो पर्सन है डिपॉजिटर है उसकी डेथ हो जाए तो उसके बाद जब तक कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आके वो सारी प्रॉपर्टी को संभाल नहीं लेते तब तक जो है नॉमिनी जो है उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. दूसरा, अ डिपॉजिटर इज एम्पावर्ड बाय सेक्शन 45ZA ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टू नॉमिनेट वन पर्सन एज अ नॉमिनी. ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि नॉमिनी जो है वो तब तक एस्टेट का ध्यान रखता है डिजीज का जब तक कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके सक्सीड नहीं जो है उसको नहीं कर जाते, एस्टेट को अपने पास नहीं ले आते जो भी पैसा है प्रॉपर्टी है. दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 45ZA है वो नॉमिनेशन की बात करता है कि आप एक पर्सन को नॉमिनी बना सकते हो. सिंगल डिपॉजिटर जो है वो एक सिंगल पर्सन को नॉमिनी बना सकता है. तीसरा स्टेटमेंट, अ नॉमिनेशन मे हाउएवर बी वेरीड और कैंसल्ड एट एनी टाइम, कि जो नॉमिनेशन है उसे कभी भी कैंसिल या फिर वेरी किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. आखिरी स्टेटमेंट है अ माइनर कैन नॉट बी अ नॉमिनी. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. माइनर को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है. ठीक है. तो डी इज दी करेक्ट आंसर क्योंकि वही इनकरेक्ट ऑप्शन था. तो जो डिपॉजिटर हैं ये डिपॉजिटर्स हैं बैंकिंग कंपनी में, उनके पास पावर है कि वो अंडर सेक्शन 45ZA बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के किसी पर्सन को नॉमिनी बना सकते हैं. और जो नॉमिनी है उसका नाम आप कभी भी चेंज कर सकते हो, किसी और को नॉमिनी भी बना सकते हो और नॉमिनेशन को कैंसिल भी कर सकते हो. जहां पे नॉमिनी माइनर है एक्ट बोलता है कि एक और पर्सन होगा जिसे अपॉइंट किया जाएगा कि अगर डिपॉजिटर की डेथ हो गई और जो नॉमिनी है वो अभी माइनर ही है तो माइनर के बिहाफ पे कोई पर्सन होगा जो पैसे को कलेक्ट करेगा. ठीक है. नॉमिनी वुड बी अ पर्सन एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स ऑफ द डिपॉजिटर एंड टू whom द अमाउंट कंप्राइजिंग ऑफ द डिपॉजिट वुड बी रिटर्न्ड इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सोल डिपॉजिटर और डिपॉजिटर्स. ठीक है. तो अगर मेरी डेथ होगी तो मेरा पैसा किसको मिल जाएगा? नॉमिनी को मिल जाएगा. और नॉमिनी को पैसा देने के बाद बैंक वैलिड डिस्चार्ज हो जाता है अपनी ड्यूटी से. बैंक का जो ड्यूटी है उससे वो डिस्चार्ज हो जाता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉमिनी को पैसा अगर बैंक ने दे दिया तो जो उसका लीगल एयर है जिसका राइटफुल क्लेम है उस पैसे पे उसका क्लेम पे कोई फर्क पड़ता, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे लॉज यही बोलते हैं कि नॉमिनेशन का मतलब यही होता है कि अगर पर्सन की डेथ हो जाए तो नॉमिनी उस एस्टेट का उस पैसे का तब तक ध्यान रखेगा जब तक कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स प्रॉपर स्टेप लेके उस पैसे को नहीं संभाल लेते. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. आरबीआई ऑल्सो हैज पावर्स टू इम्पोज डैश मेजर्स विच हैव बीन ड्रास्टिकली यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग स्पेकुलेटिव होर्डिंग ऑफ असेंशियल कमोडिटीज एंड बेसिक रॉ मटेरियल्स यूजिंग बैंक क्रेडिट. तो आरबीआई ने ना कुछ ऐसे मेजर्स लेता है जिसके थ्रू कभी भी लोग स्पेकुलेटिव होर्डिंग ना कर सके. कि मान लो मैंने बहुत सारा अनाज अपने पास इकट्ठा करना है, उसके लिए पैसे मैंने कहाँ से लिए? मैंने बैंक से क्रेडिट ले लिया और उस क्रेडिट को यूज़ करके मैंने बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है, कमोडिटीज़ है, इनकी होर्डिंग कर ली. ठीक है. बहुत सारा अनाज की होर्डिंग कर ली. तो बैंक नहीं चाहता कि आरबीआई ने चाहता है कि बैंक का क्रेडिट जो है इस होर्डिंग के लिए यूज हो, स्पेकुलेटिव होर्डिंग के लिए यूज हो. तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है. अकॉर्डिंग टू विच मेजर्स? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इंटरेस्ट रेगुलेशन, या फिर ऐसी कोई भी पावर आरबीआई को नहीं मिली है. तो आरबीआई ने पावर मिली है उसको ये स्पेकुलेटिव होर्डिंग को रोकने के लिए. बैंक क्रेडिट को लिमिट किया जाता है इस पर्पस के लिए अंडर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. ठीक है. तो यहाँ पे ए आएगा. A is the
करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई के पास पावर है टू इम्पोज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स विच हैज बीन जनरली यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग स्पेकुलेटिव होर्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। SCC यानी कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल स्टिपुलेट्स द क्वांटम ऑफ क्रेडिट दैट कैन बी एक्सटेंडेड। SCC बता देता है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बता देता है कि कितना क्वांटम ऑफ क्रेडिट जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो द रेट एट विच द क्रेडिट कैन बी एक्सटेंडेड। ठीक है, अगर बैंक के पास में जाती हूँ और मैं मुझे बोलती हूँ कि मुझे फूड ग्रेन्स खरीदने के लिए, पल्सेस, एडिबल ऑयल, शुगर, जैगरी, टेक्सटाइल, इनमें से कुछ भी खरीदने के लिए मुझे क्रेडिट चाहिए, तो उस पर ना एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा और इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। ठीक है, तो बैंक नहीं चाहता है, आरबीआई भी नहीं चाहता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइजेस को आप हाई कर दो, कि आपने होर्डिंग कर ली, बहुत सारी करोड़ों का माल अपने पास रख दिया और मार्केट में जब कमी आ जाए तो फिर आप महंगे पे बेचो। ठीक है, वैसे तो अब इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी आ गई है, इन मेजर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, शुगर के केस में कई बार सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल यूज़ होता है, लेकिन अदरवाइज ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर अलाउड टू ऑफर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेनोर एंड क्वांटम फॉर सिंगल टर्म डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज डैश एंड अबव। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, वो टर्म डिपॉजिट्स पे डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर सकते हैं, लेकिन वो सिंगल टर्म डिपॉजिट आपका कितने का होना चाहिए, 15 लाख एंड अबव, 50 लाख एंड अबव, 1 करोड़ एंड अबव, या फिर 2 करोड़ एंड अबव। तो इसमें आंसर है डी, 2 करोड़ एंड अबव। तो जो भी अभी इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे डिपॉजिट्स पे हैं चाहे लोन्स पे हैं, वो डीरेगुलेटेड है, यानी कि बैंक्स खुद से डिसाइड करते हैं कि कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन देंगे या फिर डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं, कुछ डीरेगुलेशन हुई है, तो देखो वैसे तो बैंक्स अपने आप डिसाइड करते हैं, लेकिन जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उन्हें अलाउ किया गया है कि वो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकें। अगर मैंने बैंक में जाके एक टर्म एफडी करा दी 2 करोड़ या उससे ऊपर की, सिंगल मैंने एफडी कराई 2 करोड़ या उससे ज़्यादा की, तो मुझे टेनोर के हिसाब से और क्वांटम के हिसाब से डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है अपने टर्म डिपॉजिट पे। लेकिन रीजनल रूरल केस में 2 करोड़ नहीं है, रीजनल रूरल केस में 15 लाख एंड अबव का अमाउंट है। ठीक है, करंटली द डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ एडवांसेस कवर ओनली फाइनेंस टू वीकर सेक्शंस, एक्सपोर्ट्स, सर्टेन स्मॉल लोन्स एंड डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स। ठीक है, तो अभी इंडिया में जो आरबीआई की इंटरेस्ट रेट्स ऑफ एडवांसेस को लेके जो डायरेक्शंस हैं, वो डायरेक्शन दे सकता है बैंक्स को कि वीकर सेक्शंस को इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दो, या एक्सपोर्ट्स पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए लोन पे। तो कुछ एरियाज के अंदर अभी भी आरबीआई जो है डायरेक्शंस देता है। अगला है, द मिनिमम अमाउंट आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट विच इज ट्रांसफरेबल टू द रिजर्व फंड ईच ईयर आफ्टर एडजस्टमेंट प्रोविजन टुवर्ड्स बोनस टू स्टाफ्स बाय द बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इज। इंडिया में जो बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड हैं, उन्हें ना कुछ पैसा रिजर्व फंड में डालना पड़ता है अपने नेट प्रॉफिट में से निकाल के। आपके पास नेट प्रॉफिट है, उसमें से जो भी आपने अपने स्टाफ को बोनस वगैरह देना है उसकी एडजस्टमेंट कर लो, उसको डिडक्ट कर लो। उसके बाद जो आपके पास नेट प्रॉफिट बचता है, यू हैव टू ट्रांसफर अ मिनिमम अमाउंट टू द रिजर्व फंड। आरबीआई ने वो अमाउंट बता रखा है, इतना परसेंटेज। कितना परसेंटेज है नेट प्रॉफिट का, 25, 20, 10 या फिर ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो है 25%। तो रिजर्व फंड की क्रिएशन की बात की गई है, जो भी बैंकिंग कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है उन्हें एक रिजर्व फंड बनाना पड़ता है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट्स हैं, उनमें से आपके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आप प्रॉफिट शो करते हो, उसमें से आपको 25% निकाल के अलग से रखना पड़ता है रिजर्व फंड में। ठीक है, 25% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, और इसमें बोनस टू स्टाफ की एडजस्टमेंट भी हो जाती है। पहले ये प्रोविजन था नॉट लेस देन 20% का, लेकिन आरबीआई ने 31 मार्च 2001 को ये परसेंटेज कितना कर दिया, 25। तो मान लो आफ्टर टैक्स बोनस वगैरह देने के पास अगर मेरे पास 1 लाख रुपए बचे हैं, तो 25% यानी कि 25,000 फिर मैं रिजर्व फंड में डालूंगी, अलग से मुझे रखना ही रखना है। So the last question is, which of the following statements is or are incorrect? A scheduled bank is a bank included in the third schedule of the RBI Act. तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमें इनकरेक्ट ही पूछा है, सेकेंड शेड्यूल आएगा यहाँ पे।
शेड्यूल्ड बैंक सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में ऐड होते हैं. एवरी बैंकिंग कंपनी विच इज अ शेड्यूल्ड बैंक हैज अ ड्यूटी टू मेंटेन सर्टेन कैश रिजर्व विद द रिजर्व बैंक अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. अब देखो, जो भी बैंकिंग कंपनी है जो कि शेड्यूल्ड बैंक है, उसे कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास अंडर द आरबीआई एक्ट. जो नॉन हमारे पास शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उन्हें मेंटेन करना पड़ता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक शुड हैव अ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज. पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स कितना होना चाहिए? 5 लाख रुपीज का मिनिमम. ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो आपके गलत हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा डी. तो जो भी बैंकिंग कंपनी है जो कि एक शेड्यूल्ड बैंक है, उन्हें कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है अंडर आरबीआई एक्ट. जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उन्हें मेंटेन करना पड़ता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होता है जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई के अंडर आता है. ठीक है, और शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं? सेकंड शेड्यूल में किसको डालते हैं? अगर वो ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं. पहली रिक्वायरमेंट है पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स का एग्रीगेट वैल्यू 5 लाख से कम का नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऑब्वियसली इससे तो कहीं ज़्यादा मेंटेन करते हैं वो, बट एक्ट के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपीज़. It satisfies that RBI that its affairs are not conducted in a manner detrimental to the interest of depositors. कि ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे which is detrimental to the interest of depositors. RBI को ये तसल्ली होनी चाहिए. एंड ये क्या हो सकता है? कोई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकता है, ये कोई कंपनी हो सकती है अंडर द कंपनीज एक्ट, मतलब बैंक कंपनीज एक्ट के अंडर भी रजिस्टर होते हैं ना, या फिर ये इंस्टीट्यूशन है नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट in this behalf, या a corporation or a company incorporated outside India under the foreign laws. ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकती है, प्लस ये दोनों कंडीशंस भी फुलफिल करेंगे तो फिर उसे सेकेंड शेड्यूल के अंदर ऐड किया जा सकता है. ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन. अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द नोटिफिकेशंस. एंड यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन दिस नंबर और सेंड एन ईमेल ऑन hello@edutech.co.in. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी सजेशन है, आप यहाँ पे कॉल या मेल करके हमें बता सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.